तो गाइस अभी मैं करंटली क्लाइंट के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसमें मुझको फायरबेस से कुछ डाटा को रिट्रीव करना था। डाटा को रिट्रीव करने के लिए मैंने कुछ इस प्रकार से कोड किया। तो अभी कुछ बंदे कहेंगे कि भाई कोड में मिस्टेक ही क्या है, सब तो क्लियर है, लेकिन नहीं। अब जरा तुम इस कोड को देखो। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हाँ तो बताओ, कुछ समझ में आया? तो चलिए कोई नहीं, मैं आपको इस वीडियो में समझा ही दूंगा। एंड अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि यार आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचते रहे। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या करने वाले इस वीडियो में। सो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस आई वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। हमने प्रोजेक्ट पहले से ओपन किया हुआ है। आप कोई भी एक प्रोजेक्ट को ओपन करना है जिसमें आपको फायरबेस से डाटा रिट्रीव करना है, और अपना कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर लेना स्केचवेयर प्रो में। और इसके बाद में ये आप स्केचवेयर प्रो में भी कर सकते हैं एंड दूसरे किसी वर्जन में भी कर सकते हो, ओरिजिनल वर्जन में भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको डाटाबेस ले लेना है। ठीक है, मैं अभी डीबी ले लेता हूँ डीबी के नाम से, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, एंड ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसके ऑन चाइल्ड एडिट में जाएंगे या फिर ऑन चाइल्ड चेंज्ड में कोई एक। एंड अब यहाँ पे क्या करना है, देखो मैन्युअली लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने कोड किया था वैसे करते हैं। एंड बहुत से बंदे क्या करते हैं कि वो उससे भी परे कर देते हैं। अब उस केस में क्या होता है, आपके एप्लीकेशन में क्रेसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि क्रेस क्यों आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसा एक जेन्युइन यहाँ पे आपको ऑप्शन बताने वाला हूँ कि इसके बाद में अगर आप ऐसे डाटा को रिट्रीव करोगे फायरबेस से तो आपको 100% कोई एरर नहीं आने वाला है। वैसे 100% थोड़ा ज़्यादा हो गया, 99% आपको कोई एरर नहीं आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे क्या करना है। अब देखो, मान लो हमारे फायरबेस में कुछ डाटा स्टोर है जिसको हमें गेट करना है। तो गेट हमें कहाँ पे करना है, एक स्ट्रिंग में हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट भी स्टोर कर सकते हो, बट अभी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो मान लो मैं यहाँ पे मैसेज को स्टोर करूँगा। ठीक है, मैसेज बेसिकली फायरबेस में एक मेरा नोड बना हुआ है और उससे मैं डाटा को गेट कर रहा हूँ। नोड से मैसेज को मेरे को गेट करना है। ठीक है, अब गेट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे स्ट्रिंग ब्लॉक लिया है। ठीक है, अब बहुत से लोग क्या करेंगे कि कंट्रोल्स में जाके यहाँ पे इफ देन एल्स वाला ब्लॉक ले लेंगे या एल्स वाला ब्लॉक ले लेंगे। ठीक है, किस लिए कि डाटा नूल वगैरह ना हो, खाली ना हो, एरर ना है, वो ये सब कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको आपने यूज़ ही नहीं किया होगा। ठीक है, बहुत सारे बंदों ने यूज़ नहीं किया होगा, हो सकता है कुछ बंदों ने यूज़ भी किया हो। तो अभी यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आने के बाद आपको ये वाला ब्लॉक दिखेगा एक। ठीक है, इस ब्लॉक को आपको यहाँ पे उठा लेना है। ठीक है, आप जिनको नहीं पता इस ब्लॉक को क्या बोलते हैं, तो बेसिकली इसको कोडिंग में टेरनरी ऑपरेटर कहा जाता है। एंड इसका काम क्या होता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे हमने ये वाला ब्लॉक लिया। अभी इसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑपरेटर में जाएंगे और ऑपरेटर में जाने के बाद यहाँ पे हम ब्लॉक लेंगे एंड वाला। ठीक है, इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। अब इसके बाद हम चलेंगे वेरिएबल पे। वेरिएबल पे जाने के बाद यहाँ पे पहले एक मैप क्रिएट करना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे कोई भी एक मैप क्रिएट कर लेंगे। मैप क्रिएट कर लिया तो यहाँ पे विजिबल हो गए मेरे को सारे ब्लॉक्स। ठीक है, क्योंकि मैंने मैन्युअली नहीं किए। और यहाँ से मेरे को ये वाला ब्लॉक उठाना है, कंटेंट की वाला। ठीक है, कंटेंट की वाला ब्लॉक उठाने के बाद इसमें इस पे यहाँ पे मैप प्लेस कर दूंगा। उसके बाद में जो भी मेरा डाटाबेस में आईडी होगा वो मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। फिलहाल मैं मैसेज ही आपको दिखाने के लिए कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट वाले में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको वैसे तो ये वाला ब्लॉक यहाँ पे पास करना है। ठीक है, गेट वैल्यू वाला, लेकिन इसमें दो इशू है। अगर आप इसको डायरेक्ट पास करोगे तो ये मेथड काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑपरेटर में जाएंगे। ऑपरेटर में जाने के बाद ऐड सोर्स डायरेक्टली से ये बुलियन टाइप वाला ब्लॉक उठा लेंगे और इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। एंड इसके बाद मैं इसमें कोड करूँगा खुद से। क्या कोड करना है आपको, देखो सबसे पहले आपका जो मैप है ऊपर जो एक इनबिल्ड वेरिएबल होता है उसको यहाँ पे डिफाइन करना है, यानी ऐड करना है। ठीक है, चाइल्ड वैल्यू नाम से है शायद। अब इसको कर लेंगे डॉट गेट लगाएंगे। गेट एक मेथड हो गया। अब इसको हम ऐसे करेंगे कुछ, और मेथड में हमें किसका की गेट करना है, मैसेज का। तो जो कि हमने पास किया वो की यहाँ पे हम कर देंगे और इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे ऐसे। अब इसका क्या मतलब हो गया मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये मैं पूरा को आपको समझाऊंगा तसल्ली से। ठीक है, टेंशन मत लो, अभी मेरे को पूरा करने दो।
अब लास्ट वाला बचा है जहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क के वहाँ पे आपको ये वाला ब्लॉक प्लेस कर देना है और यहाँ पे जो चाइल्ड मैप है उसको वहाँ पे रिप्लेस कर देना है उसके ऊपर। यहाँ पे अब जो आपका की है उसको दोबारा से यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे ये लास्ट वाला जो होगा इसको आप एम्प्टी छोड़ देना, नो इशू, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो बेसिकली जब यहाँ पे आप मैसेज की को गेट कर रहे हो स्ट्रिंग के अंदर, तो आप इन लाइन में, मतलब इन लाइन में उसको कोड कर सकते हो, सारे कंडीशंस जो होंगे उसको इन लाइन पास कर सकते हो और उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल बना सकते हो एंड रीडेबल भी बना सकते हो, क्योंकि आपका एक ही लाइन में काम हो रहा है। तो आपका जो कोड होगा उसकी रीडेबिलिटी बढ़ी रहेगी और मतलब सारे जो भी आपने यूज़ किए हैं मेथड्स को वो सारे प्रोफेशनली आपने यूज़ किए हैं। तो इसमें एक तो आपका कोड जो होगा रीडेबिलिटी बढ़ी रहेगी और कोड कम से कम होगा, और दूसरी चीज़ ये हो गया ये प्रोफेशनल में आ जाएगा, और तीसरी मेन चीज़ इससे ये होगी कि इससे आपके एरर आने के, एप्लीकेशन क्रैश होने के चांसेस 99% ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है, ठीक है। स्ट्रिंग क्रिएट करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर हमने कौन सा ब्लॉक लिया था, ये वाला, ठीक है। कंट्रोल से ये ब्लॉक उठा के लाए हम, इसको हमने रिप्लेस किया, उसके अंदर हमने एंड वाला ब्लॉक ऐड किया और एंड वाले ब्लॉक में हमने दो यहाँ पे ब्लॉक्स ऐड किए हैं। पहले वाला ये कंटेंट की जो कि चेक करता है कि फायरबेस में ये वाला की एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, यानी ये जो मैसेज की है ये हमारे फायरबेस नोड में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो फिर ये कोड को आगे बढ़ा देगा। लाइक देखो अगर ये फायरबेस में, हमारे फायरबेस डाटाबेस में ये वाला की, जो ये की है मैसेज की, अगर एग्जिस्ट करता है हमारे मैप के अंदर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे वो मैप में आएगा, ठीक है। अगर वहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो अगर वो इस मैप में यहाँ पे ये वाला की एग्जिस्ट करता है तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। कहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, यहाँ पे, ठीक है, इस वाले बॉक्स में यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। और जब यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा तो इसको ऐसे मान लो जैसे इफ देन एल्स वाला ब्लॉक होता है ना अपना, अभी ये इन लाइन है तो आपको उतना समझ नहीं आएगा। अब इसको ऐसे मान लो, अगर यहाँ पे इफ देन एल्स वाला ब्लॉक लेंगे, इसको यहाँ पे हटा देंगे। देखो अगर यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा तो क्या होगा कि हमारा इफ देन एल्स वाले ब्लॉक के जरिए मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लो अभी इसने ट्रू रिटर्न किया, तो अगर ट्रू है तो हमारा कोड यहाँ वाला एग्जीक्यूट होगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर ट्रू होगा। और अगर फॉल्स होगा तो क्या करेगा, ये वाला जो नीचे वाला एरिया है इसको यहाँ पे वो रिटर्न करेगा, यानी यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट होगा अगर हमारा वैल्यू फॉल्स आता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से वो कंडीशन इन लाइन पास कर रहा है कि अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे रिटर्न करेगा और फॉल्स होगा तो यहाँ पे रिटर्न करेगा, लेकिन वो सारी चीज़ें इनलाइन चेक कर रहा है, वहाँ पे आपको इफ देन एल्स वाले ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, इनलाइन में सारा कोड हो जाएगा। अब यहाँ पे कैसे काम करेगा, जैसे मान लो इसने ट्रू रिटर्न किया आपको, तो ये ट्रू रिटर्न करने के बाद ऐसे राइट साइड में आगे कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। अब मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइल्ड वैल्यू मैप है और इसके आगे जो गेट लिखा है वो एक मेथड है, ठीक है, एक क्लास मेथड ही है, ठीक है, फंक्शन है जिसके ज़रिए हम कॉल कर रहे हैं इस मैसेज की को। अब मैसेज की को कॉल तो कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, यहाँ पे इस मैसेज को गेट किया जा रहा है क्योंकि वैल्यू तो वहाँ पे की तो एग्जिस्ट करती है फायरबेस में। अब उसको चेक किया जा रहा है क्या उस की के अंदर, जो की हमारे फायरबेस में, हमारे मैप में एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर कोई डाटा है या नहीं है। अगर उसके अंदर डाटा होगा तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो ट्रू रिटर्न करेगा, जैसे इसने किया सेम चीज़ वो भी ऐसे ही करेगा। अगर वहाँ पे वैल्यू है की के अंदर, जो एक की है मैसेज वाला, ये एग्जिस्ट करता है, यहाँ से कंफर्म हो गया कंटेंट की से, और उसके आगे ये वाला जो मेथड है ये यहाँ पे कंफर्म करेगा कि वो जो की बनाए उसके अंदर कुछ डाटा एंटर किया भी है या नहीं। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं एक ऊपर में मान लो की बना देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे तुम मान लो मैं वो की बनाऊँगा अभी, तो मान लो यहाँ पे हमारा डाटाबेस है, वो डाटाबेस में हमने अपडेट के अंदर, अपडेट नोड्स के अंदर एक यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू क्रिएट किया है हेलो वर्ड नाम से मैसेज में। तो मैसेज हमारा की हो गया और ये हमारा उसके अंदर वैल्यू हो गया। अब मान लो वो वैल्यू है, अगर यहाँ पे की को तो हमने कंफर्म कर लिया है कि यहाँ पे की एग्जिस्ट करता है डाटाबेस में, ये वाला।
ठीक है। और उसके बाद में हम मैसेज को यहाँ पे कर रहे हैं कि की के अंदर अगर कोई जो हमारी की है उसके अंदर कोई डाटा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, यानी ये वाला जो हेलो वर्ड है अभी ये इसके अंदर है तो यानी ये डाटा नूल नहीं है, इसके अंदर डाटा है अवेलेबल, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा इस केस में। और मान लो अगर यहाँ पे मैं हेलो वर्ड को रिमूव कर दूँ तो वहाँ पे नूल रिटर्न करेगा और उसको फॉल्स में डाल देगा, ठीक है, यानी कोई डाटा नहीं होगा। तो वो चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे चेक हो रहा है कि मतलब नूल है डाटा या नहीं है। अगर यहाँ पे नूल नहीं आता है तो ट्रू होगा, और ट्रू होने के बाद वो आगे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के यहाँ पे, ठीक है, यानी वो उसको आगे रिटर्न कर देगा। अब हमारा की जो है वो फायरबेस में एग्जिस्ट भी करता है और जो हमारा की है उसके अंदर डाटा भी अवेलेबल है। तो अब वो क्या करेगा, यहाँ पे इस कंडीशन को पास कर देगा, ठीक है, और वो यहाँ पे इस वाले मेथड के पास भेज देगा। अब जो हमने यहाँ पे मेथड यूज़ किया है गेट वाला, यहाँ पे इस की के अंदर भी सेम मेथड है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये जो की है इसके अंदर दो मेथड है, एक गेट और दूसरा है टू स्ट्रिंग। अभी टू स्ट्रिंग क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये टू स्ट्रिंग का जो मेथड यूज़ हुआ है तो ये एक अलग मेथड है, और जो इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक जो मेथड यूज़ हुआ है वो एक अलग मेथड है, यानी एक ब्लॉक के अंदर दो मेथड हमारे यूज़ हो रहे हैं, एक गेट वाला और एक टू स्ट्रिंग वाला। अभी मान लो अगर यहाँ पे तुम्हारा जो कंटेंट की है वो एग्जिस्ट तो करता है लेकिन उसके अंदर वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट इसको कॉल करेंगे टू स्ट्रिंग को तो हमारा क्या होगा, आपको एक एरर मिलेगा, बहुत सारे लोगों को मिलता भी होगा फायरबेस से कि यू आर ट्राइंग, पता नहीं कुछ ऐसा आता है कि ट्राइंग टू नूल ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा करके एरर आता है। अगर मेरे को मिला तो मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर दूंगा वीडियो में, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। बट अभी मैं आपको बता देता हूँ कि वो मतलब यहाँ पे रिटर्न करेगा, आपको एरर दिखाएगा कि आप नूल स्ट्रिंग पे टू स्ट्रिंग का मेथड, नूल स्ट्रिंग पे एक नूल ऑब्जेक्ट पे आप टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल कर रहे हो। अब जब स्ट्रिंग खाली होगा अगर आप उस पर नूल टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करोगे, यानी जो इस ब्लॉक के अंदर इनबिल्ड है, तो उस केस में क्या होगा, आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा अगर आप कोई यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं लगा के रखोगे, तो उस केस में आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा या फिर वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे आपको वो चीज़ें नहीं करनी है, आपको वो एक मिस्टेक हो जाएगी, तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, आपको सीधा ये वाला ब्लॉक यूज़ करना है, ठीक है। ये यूज़ करोगे तो आपका जो एरर होगा वो 99% नहीं आएगा और एप्लीकेशन भी आपकी क्रैश नहीं होगी। मान लो अगर आपके पास आपने एक वेरिएबल यहाँ पे फायरबेस में डाल दिया और उसको इसके अंदर रख दिया, तो अगर ये एग्जीक्यूट भी होता है कोड तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे रोक देगा इसको। जैसे यहाँ पे आएगा ये सबसे पहले कंटेंट की चेक करेगा, अगर तुम्हारे फायरबेस में तुमने की क्रिएट नहीं किया तो कोड यहीं पे रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ये इस लाइन में। उसके नीचे जो कोड होगा वो चलेगा लेकिन ये नहीं चलेगा आगे, ठीक है। यानी इसका ये मान लो ये यहाँ से शुरू होगा लेफ्ट से और राइट तक एंड तक जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसमें कोई एरर आ गया, मान लो कि कंटेंट की एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो यहाँ से आगे कोड रन नहीं होगा, और अगर एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे जाएगा नूल चेक पे, और अगर नूल चेक आपकी स्ट्रिंग जो होगी वो अगर खाली होगी तो ये क्या रिटर्न करेगा, देखो रिटर्न जरूर करेगा क्योंकि तुम्हारा वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करता है, तुम्हारा की है जो वो एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न करेगा। अभी ये रिटर्न में क्या करेगा, एक खाली स्ट्रिंग। तो देखो स्ट्रिंग का अपना खुद का एक वैल्यू होता है, अगर कोई भी स्ट्रिंग तुम क्रिएट कर रहे हो तो उसका खुद का एक वैल्यू बनेगा 0, ठीक है, क्योंकि 0 वैल्यू होता है, अब 0 बनेगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे मैंने 2 बटन्स और 2 टेक्स्ट व्यू लिए हैं आपको समझाने के लिए। अभी पहले वाले बटन में जो होगा वहाँ पे मैं वैल्यू यहाँ पे स्टोर करा रहा हूँ। देखो मैंने पहले एक स्ट्रिंग क्रिएट किया डाटा नाम से, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो नल है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, नल है, ठीक है। और इसको जब हम रिटर्न करेंगे और इस पर अप्लाई करेंगे लेंथ वाला मेथड, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि कुछ भी वैल्यू हमको रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि इसमें है ही नहीं। एंड मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा क्यों इसने रिटर्न नहीं किया। अभी दूसरे पे चलते हैं, एंड दूसरे पे जाने के बाद यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ मिलेगी, बस आपको यहाँ पे एक ही डिफरेंट मिलेगा कि यहाँ पे मैंने डाटा के आगे जो यहाँ पे आगे है, यहाँ पे इक्वल सिंबल के आगे जो वैल्यू था वो चेंज किया है। क्या चेंज किया है, खाली वहाँ पे नल लिखा है और यहाँ पे हमने 2 कोमास लगाए हैं जो कि स्ट्रिंग का फॉर्मेट होता है। अभी यहाँ पे जो डाटा तो देख सकते हो, अब यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ना कोई स्पेस है, ना कोई सिंबल है, ना कोई कैरेक्टर है, कुछ नहीं है। लेकिन अब हम इस पे भी सेम हमने कोड वही अप्लाई किया है, यहाँ पे सेम मेथड है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और अभी प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करेंगे।
इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम दोनों बटन पे एक बार टैप करके देखेंगे। तो फर्स्ट पे हम टैप करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहा है। ये देख सकते हो आप, कोई भी कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। इसके अंदर हमने नल यूज़ किया है। अब यहाँ पे सेकंड में हम क्लिक करेंगे सेकंड बटन पे, और अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू 0 रिटर्न कर रहा है। अभी एम्प्टी वैल्यू तो मैंने लिखा है, ये 0 रिटर्न कर रहा है, ऊपर वाले में कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे हम जाएंगे, अभी जब हम इस वाले पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यानी ये जो स्ट्रिंग हमने क्रिएट की है, ये स्ट्रिंग तो बना है लेकिन इसका कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस नहीं है, यानी इसका कोई वजूद नहीं है कहीं भी। तो चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। देखो, जैसे कि आप सोच रहे हो कि आप एक घर बनाओगे, बहुत ही अच्छा आलीशान घर बनाओगे, बढ़िया घर बनाओगे, ठीक है। आप अपने दिमाग में सोच रहे हो एंड आपने पूरी तरह इमेजिन कर लिया कि ये घर मेरे को बना के रहना है। आपके पास बजट है, सब कुछ है, सारी चीज़ें आपने तैयार कर ली है, आपके पास एवरीथिंग आपके पास अवेलेबल है, सब कुछ, लेकिन आपका घर अभी नहीं बना है, आप खाली सोच रहे हो। और आप किसी को बोलोगे कि हाँ भाई देखना मेरा घर कैसा लग रहा है, तो कोई कैसे बताएगा कि घर कैसा लग रहा है? क्योंकि घर आपने सोचा है, आपने बनाया नहीं, उनको नहीं दिख रहा है। आपने बना लिया है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ घर कैसा दिखेगा, लेकिन जो आप किसी और से पूछोगे तो उसको नहीं समझ में आएगा कि घर कैसा है। तो वही यहाँ पे जो स्ट्रिंग डाटा, अब नल जिसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू है वो सेट हुआ है, तो इसको ये मान लो ऐसे ही करते हैं, इसको ऐसे ही मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने घर तो बना लिया, घर को बनाने की सोच तो ली है दिमाग के अंदर, लेकिन वो बना नहीं है। तो आप किसी और से पूछोगे तो उसको थोड़ा ही दिख रहा है कि हाँ आपने क्या बनाया क्या नहीं। आप प्रोग्रामेटिकली बोलूँ तो आपके पास स्ट्रिंग का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है कि कहाँ पे क्या करना है। मान लो इसके ऊपर कोई आप मेथड को परफॉर्म करोगे, कोई फंक्शन को परफॉर्म करोगे, तो आपको कुछ नहीं एरर थ्रो होगा, ओनली नुल पॉइंटर का, ठीक है। तो आपको कोई भी यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेगा एरर के सिवा। और यहीं पे अगर हम दूसरी की बात कर ली जाए, जो हमारा एक एम्प्टी स्ट्रिंग वाला है, तो मान लो इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ अपने घर से ही। तो मान लो तुमने एक घर बना लिया तुमने, ठीक है, घर कंप्लीट बना लिया, अब वो बन भी गया, तैयार हो चुका है सारी चीज़ें, लेकिन तुमने उसके अंदर कुछ भी रखा ही नहीं है, ठीक है। मतलब उसके अंदर अभी शिफ्ट नहीं हुए, उसके अंदर कोई सामान नहीं है, ओनली एक घर तुमने बना के खड़ा कर दिया है। अब किसी से तुम पूछोगे कि भाई घर कैसा है, अभी मतलब तुम्हारा घर बना है, देखो वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें पेंट वगैरह नहीं हुआ है, बाकी की जो चीज़ें होती है, मान लो कुछ काम रहते हैं, वो नहीं हुए हैं। तो अभी किसी को बोलो कि भाई घर कैसा लग रहा है, अभी वो क्या बोलेगा कि हाँ ठीक ठाक है, लेकिन अभी जब बन जाएगा वो तो भाई बाद में ही पता चलेगा। तो अभी इसको ऐसे ही मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा घर तो तैयार हो चुका है, ठीक है, तुम उसके अंदर कुछ रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो तुम्हारा वो 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई तुम्हारे पास वैल्यू है ही नहीं। पर इसका एक खुद का एक वैल्यू होता है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बन गया है स्ट्रिंग का। अब स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट तो यहाँ से ही बन जाता है जब डबल कॉमा, इसको प्रोग्रामेटिकली आप बोलते हो एक खाली स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी जिसका ऑब्जेक्ट तो बन गया है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर अभी कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुई है। उसका जो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो रह गया है। अभी ऑब्जेक्ट जो है ना, उसके पास अपने खुद का वैल्यू होता है, ठीक है, तो वो वैल्यू उसके पास है। अभी ये डिफरेंट है दोनों में। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और ये चीज़ जो है आपकी हर एक प्रोजेक्ट में आपको हेल्प करेगा, और आपको जो एरर्स आते होंगे उनसे भी आपको बचाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, एंड ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाना, और बेल आइकन को प्रेस करके जाना, ताकि यार आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।